हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि 2024 एंट्री कर लिया है। और आप लोग दोस्तों एक संकल्प लें कि 2024 में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। जो इसको पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, जो बुक की जो इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है उसको बारे में हम बताए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्ले स्टोर में जाके देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या, इतिहास। और इतिहास में हमारे अतीत कक्षा 6 के, यानी कक्षा 6 का बुक है, उसको हम पढ़ेंगे। और कक्षा 6 में क्या पढ़ना है दोस्तों, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, इस बुक में पढ़ना, देखिए लिखा हुआ विषय सूची। क्या लिखा हुआ है? विषय सूची। तो विषय सूची में अध्याय में यहाँ अध्याय लिखा हुआ, अध्याय में क्या पढ़ना है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे पहला में पढ़ना, यानी पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को गवाते हुए ना हम शुरू करते हैं। और जो अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटा भाई को प्यार दें, ताकि आपको लिए हम हमेशा वीडियो बनाते रहें और अच्छा से अच्छा आपको नॉलेज देते रहें। दोस्तों 6 क्लास का बुक है और टारगेट लिए हैं कि 2024 में कुछ ऐसा करना है जो कि कुछ लगे कि नहीं हम कुछ किए, गर्व से बोलें कि नहीं 2024 में हम किए हैं, और साथ साथ में आप भी मेरे साथ चलते रहें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पुस्तक को। दोस्तों अध्याय 1 में पढ़ना है, देख लीजिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रसीदा का सवाल। ये जो एक लड़की है, इसका सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। मतलब जब वो अखबार पढ़ रही थी तो एक, जैसे कि कोई भी अखबार में देखते होंगे कि वो मतलब बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है ना, जो मतलब सुर्खियों में हमेशा रहता है। तो उसको सवाल पर 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों से पहले क्या हुआ था। मतलब जब ये अखबार पढ़ने लगी तो ये सोचने लगा कि 100 साल पहले कैसे मतलब जानते होगा लोग कि क्या हुआ। तो इसके बारे में, और यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरू करेंगे। ये रसीदा का कहना था और आगे टॉपिक में है क्या, कैसे पता लगाएं। जो सवाल वो की उसको बारे में पता लगाना है कि कैसे पता करें। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। दोस्तों इतिहास में क्या करा, देखिए कितना अच्छा मतलब बात बोल रहा। अगर कल क्या हुआ इसको लिए हम आप देखते होंगे सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहीं करा कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, ये जानने के लिए तुम किससे जान सकते हो, रेडियो से जान सकते हो, पेपर वगैरह यानी क्या अखबार वगैरह पढ़ सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, ये सब के द्वारा आप जान सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पता कर सकते हो
जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी मतलब अगले साल क्या हुआ था, कोई टॉपिक या कोई जैसे हादसा वगैरह होता होगा, तो हम तो वहाँ पे माना कि कोई छोटा बच्चा तो उस टाइम जन्म नहीं लिया, बड़ा हुआ, तो वो सवाल किया, मतलब किसी तरह से अखबार पढ़ा, उसको पता चला कि इस समय से हुआ, पता करना है कि वो कैसे होता, वहाँ पर वहीं बता सकता है जो व्यक्ति देखा हो, वो अपने आँखों से उस घटना को देखा हो, वहीं बता सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पता चला क्या बोला जो कि किस तरह के घरों में रहते थे, ये जानना कैसे पता चलेगा, ये सब टोटल आपको पता चल सकता। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। दोस्तों अगर अतीत के बारे में जानना है तो इतिहास आप पढ़िएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि उस टाइम के पशुपालक कैसे थे, कृषक कैसे थे, व्यापारी कैसे थे, व्यापारी कैसे करते थे, किसान कैसे मतलब शिल्पकार कैसे करते थे, कलाकार संगीत किस तरह के गाया जाता था, ये सब आपको पता चलेगा जब आप इतिहास पढ़िएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे तो इसके बारे में दिया गया मानचित्र, मानचित्र पृष्ठ 2 यानी अगले पेज में है दोस्तों, में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो दोस्तों अगला पेज में है, हम आपको बताएंगे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। दोस्तों इस नदी, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि किस नदी के तट पर, या कमेंट में आप बता सकते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। दोस्तों जो जहाँ रहते थे, बसे हुए थे, जो नदी के तट पर जो बसे हुए थे, वो क्या खाते थे, पेड़ों से फल, घास, फूल, पौधा ये सब यूज करते थे और उसी को संग्रह कर कर खाते थे। वे जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। दोस्तों अब अगला पेज में हम लोग चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हम मानचित्र के बात किए थे वो मानचित्र इसी में है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। दोस्तों इसमें पता करना है कि सुलेमान और कित्थर पहाड़ी कहाँ पे है। तो लिखा हुआ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। दोस्तों यानी कह रहा कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है, यानी सुमेल और किथर के कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाया था, आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। दोस्तों यानी पहले के लोग यहीं के सुमेल और कित्थर के लोग थे जो भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? गांव में, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में
गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। दोस्तों जो सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मानचित्र उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। और यहाँ पे ये देखिए आप लोग खोज सकते हैं कहाँ पे है, जो हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं। और आप लोग खोजकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आवाज़ चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो दोस्तों सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। दोस्तों सहायक नदी किसे कहेंगे? जो एक बड़े नदी से जो नदी मिल जाता है उसे सहायक नदी कहते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में बाढ़ क्यों सबसे ज़्यादा आता है आपको पता है? दोस्तों बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सुखाड़ होता है, और जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे पानी मतलब दहाड़ आ जाता है। तो कारण क्या दोस्तों कि जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, पर जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे उतने बड़े नदी से छोटे नदी जुड़े हुए नहीं हैं। इसके कारण वहाँ पे सुखाड़ है, इधर पानी की संख्या मतलब ज़्यादा रहता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। दोस्तों कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। नगर का विकास कब हुआ था दोस्तों? तटवर्ती क्षेत्र में 250 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों आगे लिखा हुआ टॉपिक गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसी चित्र में है दोस्तों और आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको दिखा दिए हैं। दोस्तों कह रहा है इन नदियों को आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। यानी इन नदियों के आसपास का जो प्राचीन काल में मगध है उस आज हम क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? बिहार से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक का क्या थे जी? मगध के जो शासक थे वो कौन थे? आप लोग कमेंट में बताएं। और जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और उन्होंने क्या जी? विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे देखते हैं। लोगों ने शायद उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी लोगों ने शायद उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमाचल जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कि हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे या पर्वत या नदियों, बड़े बड़े या समुद्र में यात्रा करना कितना कठिनाई हो सकता है। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब पहले के लोग फिर भी यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दोस्तों जब आपदा या किसी प्रकार का मतलब क्या बोल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं और एक स्थान से दूसरा स्थान किस लिए दोस्तों? काम की तलाश में लोग जाया करते थे।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। यानी सेना भी जो पहले होते थे वो दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। दोस्तों, काफिले का मतलब हुआ कि कभी कभी व्यापारी जो जहाज़ होता है उससे भी, पानी वाला जो जहाज़ होता था ना, उससे भी जाया करते थे। और काफिले का मतलब हुआ कि कभी कभी वो पैदल भी जाया करते थे। क्योंकि दोस्तों व्यापारी का क्या काम रहता है, जब तक वो नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं चलेगा। इसलिए वो मतलब कभी कभी पैदल भी जाया करते थे, क्योंकि आज के जैसा पहले साधन नहीं होता था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। दोस्तों, जब गुरु जब शिक्षा देने जाते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले, अच्छा आप बताइए कि भारत का खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। दोस्तों, पता चला कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो सुनिए, एक बार फिर से मानचित्र एक में देखो। यानी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी दोस्तों, पहले के लोग जो उपमहाद्वीप से जो इधर आए हैं वो इधर के इधर ही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। दोस्तों, यहाँ पे खोज देखिए, पहले मतलब खाना बनाने की खोज करने लगे, मतलब कई तरह तरह के भोजन के उपयोग करने लगे और एक दूसरों के विचार को अपनाने लगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देश के नाम, तो दोस्तों क्या करें, मतलब आज यहीं तक रह दें कि मतलब आगे भी बढ़ें? चलिए दोस्तों, पढ़ाई देते हैं देश के नाम। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड करेंगे और सुनिएगा आप लोग ध्यान के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्त, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु। अपने एटलस में ईरान, और अगर दोस्तों आप एटलस हैं तो एटलस खोल के बैठिएगा और हम बोलेंगे अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है दोस्तों, लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस
और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दोस्तों कह रहा अतीत के बारे में कैसे जानें, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। दोस्तों पांडुलिपि किसे कहा, जो हाथ से लिखा हुआ रहता है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ होता है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली है। दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तारपत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ये जो देखिए दोस्तों, जो ये है ना, ये तार के पत्र यानी पत्ता पर लिखा हुआ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए तार के पत्तों का काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जो ये बता रहा दोस्तों। आगे दोस्तों क्या, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर के विहारों में प्राप्त है। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग भी करते हैं। दोस्तों हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेख जोखा रखा करते थे। दोस्तों यानी पहले भी मतलब पांडुलिपि में क्या होता था कि जो राजा रानियों मतलब लड़ाइयों में जो जीता करते थे वो पांडुलिपियों में ब्राह्मणों से लिखाया करते, जो विद्वान होते थे उनसे लिखवाया करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? दोस्तों कमेंट में बताएं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की
प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने की भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। दोस्त समझ रहे हैं ना? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किलों से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़ों जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है। इतिहासकार किसे कहते हैं दोस्तों? जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कुछ इधर टॉपिक रह गया है जो हम मतलब ये जो इम्पोर्टेंट रहता है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में से प्राप्त है। जो ये अभिलेख है दोस्तों, ये पाकिस्तान के कहाँ? कंधार में है। अफगानिस्तान के कहाँ? कंधार में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्ययन 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है और इस तरह के याद पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दोस्तों समझ रहे हैं ना? इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 250 वर्ष पूर्व होता था। ये देखिए दोस्तों, 250 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसा भिन्न है। तो दोस्तों ये देखिए सिक्का है और ये देखिए मतलब पहले के मतलब समय में ये बर्तन यूज होता था। तो दोस्तों अतीत एक या अनेक, यानी अतीत एक है या अनेक, इसको हम कल देखेंगे। और आज हम यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन मतलब नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अब कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज इतिहास हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और छोटा भाई को प्यार देते रहें। थैंक यू।